तो स्वागत है दोस्तों मासामुने कून्स रिवेंज सीजन 2 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन में। तो अगर तुमने इसका सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हो, और अगर देख रखा है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं जहां बचपन में आकी मासामुने को पिग्स फुट कहकर भगा देती है, और फिर इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां मासामुने अपने स्कूल ट्रिप के लिए तैयार हो रहा होता है क्योंकि भाई आज फ्रांस जाने वाला है। वो हमेशा की तरह शीशे में खुद को एडमायर करते हुए कहता है कि उसका जलवा ही अलग है, लेकिन जैसे ही वो ये कहता है चिनाट्सू तुरंत उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है, और उसे देखते ही मासामुने गुस्से में कहता है कि वो उसे ना जाने कितनी बार मना कर चुका है कि बिना परमिशन उसके कमरे में मत आया करे, लेकिन चिनाट्सू को हमेशा की तरह उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनकी मॉम भी वहां आ जाती हैं और दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हुए बताती हैं कि उन्होंने आज जैसे स्पेशल दिन के लिए स्पेशल खाना भी बनाया है। लेकिन मासामुने को उन दोनों की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो इरिटेट होकर दोनों को कमरे से बाहर धकेल देता है। इसके बाद वो अपनी डायरी निकाल कर देखने लगता है और मन ही मन कहता है कि इस बार उसने अपने डेड और लव प्लान के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरी तरफ आकी और योशिनो भी ट्रिप के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती हैं और कुछ ही देर में मैंशन से निकल जाती हैं। इधर मासामुने भी निकलने वाला होता है। तभी चिनाट्सू उसे बाय कहते हुए याद दिलाती है कि उसके लिए फ्रांस से गिफ्ट लाना मत भूलना, जबकि उनकी मॉम तो उसे विदा करते करते रोने ही लगती हैं और बार बार उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती रहती हैं। फिर मासामुने भी उन्हें बाय कहकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें फ्रांस का एक म्यूजियम दिखाई देता है जहां एक फ्रेंच लड़की किसी से फोन पे बात कर रही होती है और फोन पर मौजूद आदमी उससे कहता है कि वैसे तो उसकी ड्राइंग काफी अच्छी है, पर उसे जापानीज स्टूडेंट्स के बारे में अभी और सीखने की जरूरत है। असल में उसकी बनाई हुई जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स की ड्राइंग्स कुछ ज्यादा ही अजीब होती हैं, जिस पर वो लड़की परेशान होकर जवाब देती है, चाहे मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, मुझसे जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स ठीक से बनते ही नहीं है। इसके बाद हम एक बार फिर मासामुने को देखते हैं जो उस म्यूजियम को देखकर पूरी तरह शॉक होता है। उधर कोजुरो बड़े ध्यान से उस आर्ट म्यूजियम के बारे में पढ़ रहा होता है क्योंकि आखिर वो दुनिया के सबसे फेमस म्यूजियम्स में से एक जो है, लेकिन दिक्कत ये थी कि सारी जानकारी फ्रेंच में लिखी होती है, इसलिए बेचारा कोजुरो उसे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा होता। उसे वैसे देखकर मासामुने मन ही मन कहता है, मैंने इसे अपनी पूरी जिंदगी में इतना पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। वो असल में उसका थोड़ा मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन कोजुरो को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि आखिर वो इस ट्रिप पर आकर कितना खुश है। उधर फुताबा भी काफी एक्साइटेड होती है। वो चारों तरफ देखते हुए बोलती है लव रोमांस अमोर, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो फ्रेंच बोलने की कोशिश कर रही होती है और गलती से इटालियन बोल देती है, जिस पर नेको उसे तुरंत टोकते हुए कहती है अमोर नहीं अमोर, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है प्यार। फुताबा का कहना यह होता है कि आखिरकार वो पेरिस प्यार के शहर तक पहुंच ही गई है। ये सुनने के बाद नेको अचानक मासामुने की तरफ देखने लगती है और जैसे ही मासामुने की नजर उस पर पड़ती है वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी वहां आकी और योशिनो भी पहुंच जाती हैं। आकी को देखते ही मासामुने उससे बात करने का सोचता है, लेकिन तभी वहां कानेत्सुगु भी आ जाता है और आते ही आकी को किसी फेमस शॉप के बारे में बताने लगता है। उसे देखते ही मासामुने उससे चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है इसका ये मोटा फियोनेसे भी इसके साथ ही आया है, ये हमेशा की तरह मेरे रास्ते में आ रहा है। तभी कानेत्सुगु मासामुने को देखकर मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर मासामुने और भी चिढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर आसपास मौजूद कुछ कपल्स पर पड़ती है जो खुलेआम रोमांस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर मासामुने के चेहरे पर अचानक स्माइल आ जाती है और वो कहता है लगता है हम सच में अमोर की धरती पर आ गए हैं। यहाँ तो हर तरफ रोमांस ही रोमांस चल रहा है, इस काम के लिए इससे बेहतर कंट्री हो ही नहीं सकती। इसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मैं अडागाकी को अपने प्यार में फंसाऊंगा और फिर उसे वहीं छोड़ दूंगा ताकि मेरा डेड और लव प्लान आखिरकार पूरा हो सके, बस इंतजार करो प्रिंसेस। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी आकी उसके पास आकर उसे बुलाती है और बेचारे मासामुने को उसके सपनों की दुनिया से बाहर ले आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम है? ये सुनकर मासामुने थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है अचानक ये सवाल क्यों? जिस पर आकी कहती है मैं कल्चरल फेस्टिवल के बाद से सोच रही थी कि मुझे थोड़ा समय निकालकर तुमसे बात करनी चाहिए। ये सुनते ही मासामुने पूरी तरह शॉक रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन तभी आकी आगे कहती है कुछ भी हो, लेकिन ये एक प्रॉमिस है, इसलिए अगर तुमने इसे तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन मासामुने जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं होती बल्कि वही फ्रेंच लड़की होती है जो हमें पहले म्यूजियम में दिखाई दी थी। मासामुने उससे तुरंत माफी मांगने वाला होता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि फ्रेंच में सॉरी कैसे बोलते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और ट्रांसलेशन ऐप खोलकर फ्रेंच में माफी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ ध्यान से देखती है वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या तुम ही मेरे चिकुआ हो? इसके बाद वो तीनों बैठकर बात करने लगते हैं और वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसका नाम म्यूरियल बेसन है और वो भी हाई स्कूल के सेकंड ईयर में पढ़ती है। इसके बाद आकी और मासामुने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी मासामुने उससे पूछता है तुम्हारी जापानीज तो काफी अच्छी है, क्या तुमने
इसे कहीं से सीखा है? जिस पर मरियल बताती है कि उसने जापानीज ज्यादातर मांगा और एनिमे देखकर सीखी है, और फिर मांगा की तारीफ करते हुए बताती है कि जब भी उसका बड़ा भाई जापान जाता था वो उससे ढेर सारी मांगा मंगवा लेती थी। काश मैं भी उनकी तरह मांगा ड्रॉ कर पाती। ये सुनकर मासुमुने पूछता है, तो क्या तुम मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती हो? जिस पर मरियल तुरंत अपनी बनाई हुई मांगा उन्हें दिखाने लगती है। लेकिन जैसे ही मासुमुने और आकी उसकी ड्राइंग देखते हैं, दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उसकी ड्राइंग थोड़ी नहीं काफी ज्यादा खराब होती है। मतलब कैरेक्टर जापानीज स्टूडेंट कम और किसी दूसरी प्रजाति के जीव ज्यादा लग रहे होते हैं। लेकिन मरियल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि वो एक एक्साइटिंग रोमांस मांगा बनाना चाहती है जिसकी हीरोइन सुमिरे है, जो टोक्यो में रहती है। ये सुनकर आकी उससे पूछती है, तुम्हारे में कैरेक्टर्स के नाम सुमिरे और चिकुआ ही क्यों हैं? क्योंकि उसने उनके नाम खाने पर रखे होते हैं। जिस पर मरियल बताती है कि उसका फेवरेट जापानीज फूड ओडन है। तभी उनके चेहरे देखकर मरियल उनसे पूछती है, क्या मेरी ड्राइंग सच में इतनी बेकार है? मेरा बड़ा भाई भी कह रहा था कि मुझे इसे थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर वो मासुमुने की तरफ देखते हुए कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा मेरे सामने चिकुआ खड़ा है। और इसके बाद वो मासुमुने से एक अजीब रिक्वेस्ट कर देती है। वो मासुमुने से पूछती है कि क्या वो उसके मांगा के लिए मॉडल बन सकता है, क्योंकि उसे जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है। और फिर वो अपना पूरा क्यूट मोड एक्टिवेट कर देती है। मतलब ऐसा फेस बनाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मासुमुने को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी आकी बीच में बोलती है, ये मत भूलो कि तुमने मुझसे भी एक प्रॉमिस किया है। ये सुनते ही मासुमुने मरियल से माफी मांगते हुए कहता है, हम यहाँ सिर्फ क्लास ट्रिप पर आए हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर वो आकी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, और मैंने इसके साथ घूमने का भी वादा किया है। ये सुनकर मरियल थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, वैसे भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। जिसके बाद मासुमुने और आकी वहां से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कोजुरो की नजर लगातार नेको पर बनी हुई होती है, लेकिन बेचारे में उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए वो दूर खड़े खड़े ही उसे देखकर ब्लश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां फुताबा आ जाती है और उसे ऐसे देखकर चुपचाप पूरा सीन ऑब्जर्व करने लगती है। कुछ देर बाद कोजुरो आखिर हिम्मत जुटाकर नेको के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें पेंटिंग्स पसंद है? जिस पर नेको जवाब देती है, सच कहूं तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा अनईजी फील होता है, क्योंकि उन पेंटिंग्स में लोगों ने ऊपर कुछ नहीं पहना होता। और वो सोच रही होती है कि उसे उन्हें कुछ पहनने के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि वो इसके वजह से बीमार पड़ सकते हैं। मतलब उसे पेंटिंग वाले लोगों की भी चिंता हो रही थी। पर तभी कोजुरो आखिर हिम्मत जुटाकर नेको को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बोलने जाता है, बेचारा फिर से नर्वस हो जाता है। तभी वहां आकी और मासुमुने भी पहुंच जाते हैं और दोनों की हालत देखकर लग रहा होता है कि अभी अभी किसी मुसीबत से जान बचा कर आए हैं। आकी इधर उधर देखते हुए पूछती है, क्या हम यहाँ सेफ हैं? जिस पर मासुमुने कहता है, लगता तो है। और ये सुनकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ये दोनों मरियल से पीछा छुड़ाकर वहां से निकल रहे होते हैं। मासुमुने उसे बिल्कुल चिपकाकर चल रहा होता है, इसलिए आकी गुस्से में मासुमुने को खुद से दूर करती है। लेकिन तभी मासुमुने अचानक एक ब्लैक सूट वाले आदमी से टकरा जाता है और तुरंत उससे माफी मांगने लगता है। पर अगले ही पल उसे पता चलता है कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे 5 आदमी खड़े हैं और उन्होंने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। ये सब मरियल के बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उन्हें देखते हुए मासुमुने धीरे से आकी से पूछता है, वैसे तुम्हारी फ्रेंच कैसी है? जिस पर आकी जवाब देती है, मैं तो बस इतना बोल सकती हूँ कि क्या तुम्हें जापानीज आती है? ये सुनकर मासुमुने कहता है, मतलब हमारी हालत बिल्कुल एक जैसी है। तभी उन बॉडीगार्ड्स में से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और बेचारा मासुमुने घबराकर टूटी फूटी फ्रेंच में कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता, बल्कि अपना फोन उसकी तरफ कर देता है और फोन की स्क्रीन पर मरियल का बड़ा भाई वीडियो कॉल पे होता है। वो उससे बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा चिकुआ, और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो उस मुरियल लड़की का बड़ा भाई है, जिसके ऑफर को उसने अभी रिजेक्ट किया है और वो अपने बिजनेस की वजह से अभी जापान में है। फिर वो मासामुने को गुस्से में सुनाते हुए बोलता है, इस दुनिया में जो सबसे बुरी गलती तुम कर सकते हो वो है मुरियल को रुलाना, या फिर दूसरी सबसे बुरी गलती मुरियल को डिसअपॉइंट करना। और फिर इसी के साथ वो मासामुने से कहता है, अगर तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुरियल को रोमांस के बारे में सिखाना होगा। ये बस इतना सिंपल है। वो सीधे सीधे मासामुने को धमका रहा होता है। अगले सीन में हम मासामुने को योशिनो के साथ एक बोट पर देखते हैं। योशिनो उससे पूछती है, तो क्या अब तुम्हें अपना पूरा दिन आकी और उस ओटाकू लड़की के साथ बिताना होगा? जिस पर मासामुने बेचारा कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता। फिर वो योशिनो से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आकी ने उससे जो बात की थी उसके पीछे कहीं ना कहीं योशिनो का हाथ होगा। लेकिन योशिनो उसकी बात को तुरंत नकार देती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर मासामुने थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि आकी ने उससे खुद बात की थी। तभी योशिनो उससे कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आकी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और फिर वो उससे कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी, ताकि उसके और आकी के बीच कोई भी रुकावट ना आ सके। ये सुनकर मासामुने उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी उसके फोन पे कोजुरो का मैसेज आ जाता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो अचानक योशिनो को आवाज देता है और उससे कहता है कि वो इस मामले में उस पर भरोसा कर रहा है। दूसरी तरफ हम कैनेत्सुगु को देखते हैं, जो नहाने के बाद अपने कपड़े पहन रहा होता है, और यहीं हमें पता चलता है कि वो असल में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, क्योंकि वो अपनी चेस्ट को छिपाने के लिए चेस्ट बाइंडर पहन रही होती है। तभी उसे कुछ देर पहले की बात याद आती है, जब वो आकी को पेरिस की एक फेमस शॉप दिखाने के लिए कह रही थी।
लेकिन आकी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है, और ये कहकर वो मसमुने की तरफ चली जाती है। ये याद आते ही कानेत्सुगु फिर से मसमुने को कोसने लगती है और अपनी बहन की साथ वाली फोटो देखते हुए खुद से कहती है कि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है ताकि वो अपने गासू नाम और उस स्टेटस को बनाए रख सके, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से वो प्यार का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का सोच रही होती है। इतना ही नहीं, वो अपने इस महान प्लान का नाम भी रख चुकी होती है, फिशिंग। अगले सीन में हम मसमुने और आकी को देखते हैं और दोनों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उनकी रात अच्छी नहीं गुजरी। मसमुने आकी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, लगता है हम दोनों को ही ठीक से नींद नहीं आई। तभी कोजुरो भी उनके साथ चलने को कहता है, लेकिन मसमुने उसे मना कर देता है और फिर वहां से निकलने से पहले आकी नेको से कहती है, अगर हम समय पर वापस नहीं आए तो हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं कमांडो। इसके बाद आकी और मसमुने मुरियल से मिलने निकल जाते हैं और जैसे ही मुरियल उन्हें आते हुए देखती है वो तुरंत पूरी एक्साइटेड हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो काफी देर से इन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी। मसमुने मन ही मन कहता है, लगता है ये इसके बारे में सच में काफी सीरियस है। फिर हम मसमुने आकी और मुरियल को एक बेंच पर बैठे हुए देखते हैं, जहां मसमुने उसकी मांगा पढ़ते हुए उससे पूछता है कि उसने मैन कैरेक्टर से सिर्फ 3 पैनल पहले ही लव कन्फेशन करवा दिया और अब वो दोनों पूरी तरह से कपल बन चुके हैं। ये सुनकर मुरियल पूछती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिस पर मसमुने उसे समझाता है कि रोमांस मांगा में जैसे ही दोनों कैरेक्टर्स प्यार में पड़ते हैं, अक्सर 80% कहानी वहीं खत्म हो जाती है और फिर वो उसे ऑडियंस को टीज करते रहने की सलाह देता है। वो कहता है, बाकी के 20% में सब कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन ये काफी क्रूअल रास्ता है, इसलिए मैं इसे बिगिनर्स को रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन म्यूरियल को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो कहती है कि अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें सीधे जाकर बता देना चाहिए। फिर वो मसमुने का गाल पकड़ लेती है और कहती है, बस ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, और अगर मौका मिले तो किस भी कर लेनी चाहिए। ये कहते हुए वो मसमुने के काफी पास आ जाती है और बिल्कुल उसे किस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी आकी तुरंत दोनों के बीच में आ जाती है और मुरियल को उससे दूर कर देती है। फिर आकी उसे समझाती है कि फ्रेंच लोगों के मुकाबले जापानीज लोग अपनी फीलिंग्स इतनी आसानी से नहीं बता पाते। कभी कभी वो बताना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी बता नहीं पाते। ये सुनकर मसमुने भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि कई बार पास्ट में हुई कोई बात भी इसकी वजह बन सकती है। कुल मिलाकर वजह कुछ भी हो सकती है। मुरियल उनकी बात ध्यान से सुनती है और फिर पूछती है, तो मतलब तुम किसी को पसंद करते हो लेकिन किसी वजह से उन्हें बता नहीं सकते? जिस पर आकी और मसमुने दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तभी मुरियल अचानक उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों अपनी ही बात कर रहे हो? ये सुनते ही आकी और मसमुने दोनों के चेहरे देखने लायक होते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल सही गैस किया होता है। फिर आकी मुरियल से कहती है कि अगर उसे जापानीज लव के बारे में सीखना है तो सबसे पहले उसे किसी और के प्यार में पड़ने से बचना होगा। इसके बाद वो बताती है कि वो दोनों उसे रोम कॉम कैरेक्टर्स के बारे में सिखाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर मांगा और एनिमे में लोग प्यार में कैसे पड़ते हैं। आकी आगे कहती है कि उसे उन दोनों पर अच्छे से ध्यान देना होगा। ये सुनते ही मुरियल पूरी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन आकी को फिर समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उसे वो सब दिखाए कैसे। ये देखकर मसमुने मन ही मन सोचता है, तो तुमने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन म्यूरियल तो पूरी उम्मीद के साथ उन दोनों को देख रही होती है। दूसरी तरफ कोजुरो, नेको और फुताबा एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और नेको फिर से मासुमुने की बात छेड़ देती है। वो कहती है कि अगर मासुमुने यहाँ होता तो उसे ये खाना काफी पसंद आता। ये सुनते ही फुताबा उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी मासुमुने को पसंद करती हो? नेको बताती है कि कभी कभी उसे लगता है कि अगर वो मासुमुने से किसी और सिचुएशन में मिली होती या फिर उसने उससे शुरुआत में झूठ नहीं बोला होता तो शायद उनके बीच का रिश्ता थोड़ा अलग होता। लेकिन तभी वो कहती है कि अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो शायद वो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वो कहती है, मुझे यकीन है कि अब से मासुमुने भी मेरी तरह और ज्यादा सफर करने वाला है और मैं उसका इंतजार भी कर रही हूँ, लेकिन साथ ही नहीं भी। सच कहूँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी कोजुरो उससे कहता है कि उसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें उतनी समझ नहीं आती, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कंफ्यूज है तो उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। असल में वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन गलती से उसके मुंह से ये निकल जाता है। ये सुनते ही फुताबा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोजुरो शायद कुछ और बोलने वाला था। वहीं नेको हल्का सा मुस्कुराकर उसे थैंक्स कह देती है और बेचारा कोजुरो खिड़की की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, मैं सच में बहुत बड़ा लूजर हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहाँ उसे योशिनो कानेत्सुगु के पीछे जाती हुई दिखाई देती है। पर फिर वो सोचता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। अगले सीन में हम योशिनो और कानेत्सुगु को देखते हैं। असल में योशिनो ने उससे कहा होता है कि आकी किसी जरूरी काम से उससे मिलना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बस उसे बहला रही होती है ताकि वो जाकर आकी और मासुमुने के बीच में टांग न अड़ा सके और कुछ देर के लिए उनसे दूर रहे। लेकिन तभी कानेत्सुगु अचानक रुक जाता है, जिसकी वजह से पीछे चल रही योशिनो सीधे उससे टकरा जाती है और नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद कानेत्सुगु उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर योशिनो तुरंत अपना मासूम मोड ऑन कर देती है। वो रोने का नाटक करते हुए कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था। असल में आकी ने उसे नहीं बुलाया था, वो तो बस उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी और इसी वजह से उसने ऐसा बहाना बना दिया। फिर वो उससे बार बार माफी भी मांगने लगती है, लेकिन कानेत्सुगु उसकी बात सुनकर बिल्कुल नहीं पिघलता। वो सीधा कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस नाटक में फंसूंगा? और फिर वो अपना फोन निकालता है, जिसमें वो उसे उसकी और मासुमुने की साथ वाली फोटो दिखाता है, जो उस वक्त की होती है जब दोनों बोट पर बैठकर बात कर रहे थे। जैसे ही योशिनो उस फोटो को देखती है वो पूरी तरह शॉक रह जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।